नमस्कार। आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत जब हमने जनसंख्या घनत्व की बात कर ली थी, उसी के अंतर्गत हम आगे बात करने वाले हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की। जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत कई कारक प्रभावित करते हैं, इसके अंतर्गत हम कुछ कारकों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की। जिस भौतिक कारक के अंतर्गत जब हम बात करें तो भौतिक कारक में स्थिति प्रभावित करती है। स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण से मिलकर बना है, जहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र, वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। जहाँ पे समतल मैदान पाए जाते हैं, मंद ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो स्थिति इस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उसके बाद में दूसरा कारक देखते हैं हम, जिसके अंतर्गत आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता को हम समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जो भी पाई जाती थी, वो सारी जल के निकट पाई जाती है। नदी घाटियों पर विश्व की सघन जनसंख्या बसी हुई होती है। सघन मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई पाई जाती है। जहाँ पे जल उपलब्ध होता है वहीं पर कृषि कार्य हो सकता है, इसीलिए जल की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व के लिए महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु किस प्रकार प्रभावित करती है जनसंख्या घनत्व को, तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागर की आसपास वाले क्षेत्र, जहाँ पर सुखद जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, उसके कारण ही वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या बसी हुई रहती है, जो प्राचीन काल से भी देखी जा सकती है। मतलब प्राचीन काल से ही भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव ज़्यादा पाया जाता है। हमने इसे पूर्व के अध्याय में भी देखा था, जिसके अंदर भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है। अन्य कारकों के अंतर्गत मृदा के अंतर्गत हम बात करें तो मृदा जो है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दोमट मिट्टी का मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उस जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पर उपजाऊपनता ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर अत्यधिक लोग निवास करते हैं और जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अधिक पाया जाता है। क्योंकि जलोढ़ मृदा उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है। अन्य कारकों के अंतर्गत हमने ये अभी बात की थी भौतिक कारकों की। अब बात करते हैं हम आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारक के अंतर्गत सबसे पहला कारक आता है खनिज। खनिज किस प्रकार प्रभावित करते हैं जनसंख्या घनत्व को, उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर उद्योग बन सकते हैं, और उद्योगों के आसपास वाले क्षेत्रों में व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो कुशल श्रमिक होते हैं वो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या बढ़ने लगती है, सघन जनसंख्या के क्षेत्र बनने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं हम अफ्रीका वाला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कटंगा तांबा क्षेत्र आता है, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत बात करें तो अन्य कारकों में आता है, इसी आर्थिक कारक के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है नगरीकरण। नगरीकरण को हम देखते हैं तो नगर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, संचार के बेहतर अवसर प्रदान करने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। आर्थिक कारकों के अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट आता है, जिसमें हम बात करें आर्थिक कारकों के अंतर्गत औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के अंतर्गत जो उद्योग हैं, उद्योगों के आसपास वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव अधिक होता है, क्योंकि औद्योगिकरण जो है
वो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके अंतर्गत श्रमिक वर्ग ही नहीं, इसके अलावा परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंकिंग कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं जो उपलब्ध करवाते हैं उन लोगों की संख्या भी यहाँ पर अधिक होने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जापान का जो एक शहर है जिसे कोबे ओसाका प्रदेश कहा जाता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक कारक के अंतर्गत हम अन्य कारकों की बात करें तो नंबर 4 पर जो कारक आता है उसे बोलते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जिसके अंतर्गत जनसंख्या जो है वो धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण भी अधिक होती है। जैसे कि जहाँ पर धर्म के मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह बनी हुई होते हैं, उनके आसपास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अधिक हो जाता है। इसके अलावा सरकार भी लोगों को जो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बसाने के लिए और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से वहाँ से पलायन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार हम जनसंख्या का वितरण देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। इस जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या की जो आकार में निश्चित समय में होने वाले जो परिवर्तन है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई एक भौगोलिक क्षेत्र होगा जिसमें जनसंख्या निवास करेगी, एक निश्चित समय में उसमें जितना भी परिवर्तन आएगा उसे हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम और अन्य तरीके से समझ सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसे वर्तमान समय के अंतर्गत या लोक प्रचलित मान्यताओं के आधार पर जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि को एक ही मान लिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम जब बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में कुल संख्या अथवा प्रतिशत दोनों द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि किसी वर्ष में जो अंतर आ रहा है उसको हम जनसंख्या वृद्धि में कुल कितनी व्यक्तियों का अंतर आ रहा है उसके आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर, दोनों आधारों पर हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब आगे बात करें तो यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा जिसे निरपेक्ष वृद्धि माना जाता है उसके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें हम विगत जनसंख्या वर्ग और जो वर्तमान जनसंख्या वर्ष है उन दोनों वर्षों का अंतराल अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पर विगत जनसंख्या वर्ष और वर्तमान जनसंख्या वर्ष का अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2011 के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वो और 2001 के अंतर्गत जो जनसंख्या थी, इस 2001 को हम विगत वर्ष बोलेंगे, 2011 को वर्तमान वर्ष कहेंगे। इन दोनों के मध्य जो अंतर था वो निरपेक्ष वृद्धि के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। इसे हम प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो वृद्धि प्राप्त हुई है उसे हम प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं, जिसने हमें प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि और विगत वर्ष की वृद्धि इन दोनों के आधार पर इसे हम 100 से गुणा करके प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं। परंतु ये जो हमें वृद्धि प्राप्त हुई है वो दशकीय वृद्धि कही जाएगी। इसे हम प्रति वर्ष पर ज्ञात करने के लिए, प्रति वर्ष की वृद्धि ज्ञात करने के लिए 10 का भाग दे देंगे। 10 का भाग देने पर हमें जो वृद्धि प्राप्त होगी वो प्रतिशत वृद्धि होगी, जो प्रति वर्ष के आधार पर ज्ञात